हमने अभी तापमान में परिवर्तन का, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन का बहुत अच्छे से अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं कि अगर हम दाब में परिवर्तन करते हैं, हम प्रेशर बदलते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। यानी ठोस के जो कण हैं उनके बीच में दूरी कम होती है, द्रव के कणों में जो दूरी है थोड़ी सी बढ़ जाती है, और जो गैस होती है उसके कणों में जो स्थान होता है, जो दूरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो किसी सिलेंडर में भरी गैस का दाब लगाने पर और संपीड़ित करने पर क्या होगा। क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ने और घटने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ठीक है, एक सिलेंडर है और बीच में क्या डला हुआ है, इसके पिस्टन है, और यहाँ पे क्या है, ये कण हैं। तो जैसे हम पिस्टन को दबाते हैं तो ये जो गैस के कणों के बीच में जो स्थान है वो कम हो जाता है। आप देखिए ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, और ये वाला थर्ड है। तो आप देखिए फर्स्ट में कितनी दूरी थी, जब हमने इसको दबाया तो दूसरे नंबर पे देखिए जो कण है वो नज़दीक आ गए, और तीसरे नंबर पे हमने इसको इतना दबा दिया है कि जो कणों के बीच की जो दूरी थी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो यहाँ से हमें ऐसा लगता है, देखिए अगर आप ध्यान से देखें कि ये वाला जो चीज़ है किसको निरूपित कर रहा है, गैस को, ये वाला किसको निरूपित कर रहा है, द्रव को, और ये वाला किसको निरूपित कर रहा है, ठोस को, कणों के आधार पर अगर हम बात करें तो दाब के बढ़ने से और तापमान के घटने से जो गैस होती है वो द्रव अवस्था में बदल सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक नाम है बहुत ही साधारण सा, कॉमन सा, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये हमने साथ में क्या लगा रखा है, ठोस लगाया हुआ है। यानी जो गैस है जिसको हम अभी तक गैस के रूप में जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो ठोस के रूप में भी हमारे को मिल सकती है। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेरिक हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रवावस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम शुष्क बर्फ़ भी बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं उसको। यानी वो पहले तो गैस के रूप में थी, जब हमने उसको प्रेशराइज़ किया, जब हमने उसको एक सिलेंडर में डालकर ऊपर से पिस्टन की मदद से दबाया, तो उसमें क्या हुआ, जो गैस के कण थे पास आ गए, और इतने पास आ गए कि वो किस रूप में आ गया, ठोस के रूप में आ जाता है। तब हम उसको क्या कहना शुरू कर देते हैं, शुष्क बर्फ़ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हम कहना शुरू कर देते हैं। तो इनसे हम यहाँ पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं को हम दाब और तापमान में परिवर्तन करके हम इसको आपस में बदल सकते हैं। अब हम ये प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलो। तो सेल्सियस में बदलना है, ये हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन हम इसको एक बार और यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमें केल्विन दे रखा है, इसको हमें सेल्सियस में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी हमें संख्या दे रखी है उसमें से हम 273 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम 300 में से 273 माइनस करेंगे, और आगे हमारे पास है 573, यहाँ से भी हम 273 माइनस कर देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जैसे 250 डिग्री अगर तापमान है तो आप बताएं कि जल हमें किस अवस्था मिलेगा। ये हमें केवल वाष्प अवस्था में ही मिलेगा। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे एक ऐसा तापमान है ये जिसपे हमें जो जल है वो दोनों अवस्थाओं में मिलेगा, जल अवस्था में भी यानी द्रव अवस्था में भी, और गैस अवस्था में भी यानी वाष्प के रूप में भी हमें वो मिलेगा। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो ये उसकी जो है जो गुप्त ऊष्मा होती है उसके कारण होता है, क्योंकि जब कोई ठोस द्रव में बदल रहा होता है तो जो गुप्त ऊष्मा है वो ठोस के कणों को दूर करने में इस्तेमाल हो जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ की अवस्था का जो टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, वो नहीं बदलेगा, चाहे वो ठोस से द्रव हो या द्रव से गैस हो। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि हम क्या करेंगे, दाब बढ़ाएंगे और टेम्परेचर घटाएंगे।
यानी दाब बढ़ाकर और तापमान घटाकर हम वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। वाष्पीकरण, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल सकता है? तो आप देखिए, अगर हम जल को खुला छोड़ दें तो वो धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाए और जो हमारे गीले कपड़े होते हैं वो भी सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरण में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, यानी जो बिल्कुल बाहर वाली जो परत होती है कणों की, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव में वाष्प परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो वाष्पीकरण हो रहा है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ये जो क्रिया है वाष्पीकरण की, क्या इसको भी कोई प्रभावित कर सकता है? यहाँ पर हमें दो परिस्थितियाँ दी गई हैं। एक में हमने क्या करना है, परख नली में 5 मिलीलीटर जल लेना है और उसको खिड़की के पास रख देना है, ठीक है। और दूसरा है खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल लेके उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख देना है। और तीसरा है खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल लेकर उसे कक्षा किसी अलमारी में रख देना है। 3 अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, हमने कमरे का तापमान नोट कर लेना है और इन तीनों परिस्थितियों में कि जो वाष्पीकरण हो रहा है उसमें कितना समय लगा या कितने दिन लगे ये हमने नोट कर लेना है। अगर हम सेम क्रियाकलाप को बारिश के दिन में करेंगे तो उसमें हमारे जो प्रेक्षण है वो थोड़े से अलग होंगे, वो भी हम नोट कर सकते हैं। अब देखिए कि अगर वाष्पीकरण की जो दर है इसके साथ जो है वो बढ़ती है। नंबर 1, सतह क्षेत्र बढ़ने पर, ठीक है। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उसको फैला देते हैं, अगर हम कोई कपड़ा इकट्ठा करके रख देंगे ऐसे करके तो वो क्या होगा, देर में सूखेगा। अगर हम उसको फैला के रख देंगे तो वो जो है जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। तो ये है सतह क्षेत्रफल बढ़ने का असर। दूसरा कारक है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों का पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। जैसे जो गर्मियों में तापमान ज़्यादा होता है तो जो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में तापमान कम होता है तो कपड़े देर में सूखते हैं। तो उसका क्या कारण है, वो है वाष्पीकरण की दर। तीसरा हमारे पास फैक्टर है, इसका कारक है आर्द्रता में कमी। अगर जो नमी है, अगर वातावरण में नमी कम है या ज़्यादा है, वो भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं हम इसको। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, और अगर जल वाष्प की मात्रा कम है तो वो जल्दी से हो जाएगा। चौथा कारक है वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्पीकरण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा जो वो घट जाती है। तो ये था कि जो वाष्पीकरण की दर है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है, कि किन कारकों से वो बढ़ती है और किन कारकों से वो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम अपने हाथ के ऊपर कोई ऐसा द्रव जैसे पेट्रोल है या सिपरेट है वो लगा लें तो उससे क्या होता है, हमें उस स्थान पे जो है थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। ऐसे ही हमें पसीना आने के बाद भी होता है। तो इसका क्या कारण है कि जो जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है,
खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। आसपास से ऊर्जा अवशोषित करने के कारण शीतलता हो जाती है। तो यहाँ पे किसका उदाहरण दिया गया है? एसीटोन का, यानी थिनर का दिया गया है, जो नेल पॉलिश को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब उसके कण हमारी हथेली के आसपास लगते हैं तो हमें क्या होता है, वो हमारी हथेली से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। ऐसे ही अगर तेज़ धूप वाले दिन जो है हम अपनी छत पर या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं तो जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बना देती है और इस तरह से वहाँ पे हमें ठंडक महसूस होती है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? यहाँ बिल्कुल साधारण सा लॉजिक है इसमें कि जो सूती कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। पसीने को जब वो अवशोषित करेंगे तो और वो जो पसीना जब उसका वाष्पीकरण होगा उसके लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो हमारे शरीर से प्रदान हो जाती है उसको, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। तो ये जो प्रसुप्त ऊष्मा थी के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर में से अवशोषित हो जाती है, जिसे शरीर को जो है शीतलता प्रदान होती है। तो सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना उसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। अगला कॉमन ऑब्जर्वेशन वाष्पीकरण से संबंधित है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं? जैसे अगर हमारे पास स्टील का जग है, हमने उसमें ठंडा पानी भर दिया, उसको टेबल पे रख दिया, तो उसके चारों तरफ जो है जल की बूंदें आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आने लगती हैं, ठीक है। वायु में उपस्थित जलवाष्प ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आता है। आज का आपका काम है, आपने ये 5 प्रश्न जो है अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको याद करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।